वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रग डिकम्पोजिशन। ये आपका टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, किस तरीके से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है ड्रग के डिकम्पोजिशन पर। तो ये सेपरेटली आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो टेम्परेचर है वो अफ़ेक्ट करता है। हमें जब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखना होता है ड्रग्स पर तो हम बात करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन की। ये जो इक्वेशन है ये आर्हीनियस इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हम ड्रग पर जो डिकम्पोजिशन पर जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो देखते हैं ना। तो जो इक्वेशन है वो है कि K इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। तो जो यहाँ पर के है वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है डिकम्पोजिशन या फिर कोई भी जो रेट कांस्टेंट होता है, जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है ना। तो के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है ना। फिर ई जो ए है वो फ्रिक्वेंसी फैक्टर है या फिर आर्हीनियस फैक्टर है, ठीक है। जो ई ए है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, किसी भी डिकम्पोजिशन या रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। आर है एक आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर दी है। और टी है जो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन के लिए ये जो फार्मूला है इससे हम रेट निकाल सकते हैं या फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इफ़ेक्ट देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, स्पीड ऑफ मैनी रिएक्शन इंक्रीजेज अबाउट टू 3 टाइम्स विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, है ना। मतलब आप टेम्परेचर को अगर, है ना, 10 डिग्री इंक्रीज़ कर देंगे, किसी भी जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर अगर 10 डिग्रीज बढ़ाएंगे तो उसका जो रेट है, जो रिएक्शन का रेट है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूले की हेल्प से जो इफ़ेक्ट है वो देखेंगे। इसके बाद हमने क्या किया है कि जो ये वाला फार्मूला था आपका आर्हीनियस इक्वेशन था, इसका लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लॉग नेचुरल लॉग में, है ना। तो यहाँ पर जब नेचुरल लॉग लेंगे के का तो यहाँ हो जाएगा लॉग नेचुरल लॉग के इक्वल टू फिर नेचुरल लॉग ए, यहाँ पर नेचुरल लॉग ए, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका ई ए अपॉन आर टी है ना, वो माइनस में यहाँ पर आ गया, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। और जो ई था ये, है ना, एक्सपोनेंट वाला लॉग नेचुरल लॉग ई, उसको लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है कि जो आपका नेचुरल लॉग फॉर्म था, है ना, उसको हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। लॉग बेस 10 में हमने इस फॉर्मूले को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया है, तो ये नेचुरल लॉग की जगह फिर हमने इसको लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए की जगह लॉग ए लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ई ए अपॉन जो आर टी था इसको नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया तो ये 2.303 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आर टी की जगह 2.303 आर टी में कन्वर्ट हो गया, तो ये फार्मूला इस तरीके से मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। ये आर्हीनियस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो क्या होती है। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ये मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में होनी चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूलर कोलिजन कर सके, ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा आपका रिएक्टेंट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो ये प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे आपके रिएक्टेंट। आपको याद होगा हमने केमिस्ट्री में 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब ए और बी दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम टेम्परेचर या फिर कोई कैटलिस्ट वगैरह, मेटल कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करते थे इस तरीके से। तो तीर के निशान के ऊपर पीटी वगैरह ये हैवी मेटल्स या फिर ये कैटलिस्ट या फिर यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह, तो इस तरीके से दिया जाता था। तो ये जो टेम्परेचर हम यूज़ करते थे ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता था ए और बी के लिए। ये ए और बी जो आपके हैं ये रिएक्टेंट है ना, इनके रिएक्शन से आपका जो है प्रोडक्ट बनता था, है ना। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम से कम मिनिमम वो एनर्जी होती है जो कि ये किसी रिएक्टेंट में होनी चाहिए ताकि वो कोलिजन करके आपस में टक्कर से उनकी ए और बी की वो सी में या
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, है ना। तो क्या होता है कि इनके ए और बी के बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन मतलब टक्कर होती है और उससे सी या प्रोडक्ट में आपका ये कन्वर्ट हो पाते हैं। और इसके लिए इनके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर होती है किसी भी मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। इसके बाद जो आर्हीनियस फैक्टर है ना, जो ए लिखा हुआ था आर्हीनियस फैक्टर है, वो है फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन, मतलब कि ए और बी के बीच में जो आपके रिएक्टेंट है उनके बीच में कितनी टक्कर हो पा रही है ना, पर सेकंड या पर मिनट, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या फ्रिक्वेंसी है, कितनी उनके बीच में टक्कर है ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में किस रेट से, है ना, या किस फ्रिक्वेंसी से उनके बीच में टक्कर हो रही, तो ये फ्रिक्वेंसी है मॉलिक्यूलर कोलिजन की, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज़्म, ठीक है। मैकेनिज़्म एक्चुअली में टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है इसी के अंदर आता है, मैकेनिज़्म के अंदर, है ना। तो हमने पढ़ा हुआ होगा, आपने भी पढ़ा हुआ होगा कि केमिस्ट्री में कि जब किन्हीं दो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जब टक्कर होती है, कोलिजन होता है, तो उससे रिएक्शन आगे बढ़ती है ना। और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उनके अंदर कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि उनकी टक्कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं, है ना। आपके पास मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसमें से कम 50 से 60% मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि इनके बीच में इतनी एनर्जी नहीं होती है टक्कर के बीच में, टक्कर में, कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। कोलिजन इतना फोर्सफुली नहीं होता कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द कोलोइडिंग मॉलिक्यूल्स पजेस सर्टेन एनर्जी, है ना। मतलब अगर उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है या टक्कर हो रही है, तो उनसे प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक उनके पास में, है ना, एक सर्टेन या एक निश्चित एनर्जी नहीं होगी, है ना। These two factors are appropriately included in Arrhenius equation, है ना। At any given temperature, a fixed number of molecules possess a certain energy. As the temperature rises, more molecule absorb energy and get activated, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया है कि किसी की दिए गए टेम्परेचर पर कुछ फिक्स मॉलिक्यूल ही होते हैं जिनमें इतनी ताकत होती है, एनर्जी होती है कि उनके बीच में कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, है ना, तो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि आपस में कोलॉइड होते हैं उनके बीच में, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई है ना, तो वो टकराते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो इनसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है ना, क्योंकि उनके बीच में उनको एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, तो वो आपस में कोलॉइड होते हैं और उनका प्रोडक्ट बनना बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल होता है कि एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने से उनको एनर्जी मिलती है, कोलिजन बढ़ जाता है, प्रोडक्ट बनना बढ़ जाता है, ये सभी प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं जो रिएक्शंस के, उनके लिए अप्लीकेबल होता है। ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना, जीरो ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना, सबके लिए ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि द डिकम्पोजिशन में सम टाइम इंक्रीज रेदर देन डिक्रीज व्हेन द प्रोडक्ट इज स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। इन कूल प्लेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, दिस विल एनहांस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये टेम्परेचर का एक और इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्या होता है कि हम जैसे जैसे कई बार हम प्रोडक्ट को लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कम टेम्परेचर पर आप स्टोर करें प्रोडक्ट को और डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि कम टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे तो हमारी ड्रग जो है वो सेफ़ रहेगी या स्टेबल रहेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है लो टेम्परेचर पर। एक्चुअली में ये रीज़न, इसका रीज़न ये है कि कूल टेम्परेचर पर रखने पर उसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बढ़ जाता है ना।
है ना, क्या होता है कि जो उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो बुलबुले निकलते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से उसमें जो डिज़ोल्व्ड गैसेज़ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और जैसे ही पानी ठंडा होता है उसमें जो गैसेज़ होती हैं वो सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ने से उसमें डिज़ोल्व कंटेंट बढ़ जाता है। तो यही फिनोमेना यहाँ पर होता है कि जब हम लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि लो टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन वगैरह होते हैं उसमें ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है ना, डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होगा कि आपके रेट ऑफ ऑक्सीडेशन भी बढ़ जाएगा और डिकम्पोजिशन होने लगेगा आपका ड्रग का, है ना। इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टेम्परेचर के इफेक्ट में फ्रोजन सॉल्यूशन में, है ना। इन फ्रोजन सॉल्यूशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन लिक्विड फेज इज मोर, ठीक है। नॉर्मली द सॉल्यूट मॉलिक्यूल बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आइसोलेट आइस एंड थस बिकम कंसंट्रेटेड, है ना। तो इसमें बताया गया कि जो फ्रोजन सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, उसमें रिएक्शन रेट हाई होती है, ठीक है। अगर आपका जो लिक्विड है ना, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड लिक्विड फेजेस मोर, मतलब अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, तो जो फ्रोजन सॉल्यूशन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मली द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आइस लेटाइस एंड थस बिकम कंसंट्रेटेड है। होता क्या है कि ये जो जो आपका सॉल्यूट होगा आपका सॉल्यूशन में, है ना, वो क्या होता है कि एक्सक्लूड होता जाता है, ठीक है, और आइसलेट आइस से वो बाहर निकलते जाते हैं और वो क्या होता है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो है एन इंक्रीज इन रेट में समटाइम्स बी और ऑब्जर्व्ड ड्यू टू चेंज इन पीएच ऑन फ्रीजिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू चेंजेस इन पीएच, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या होगा कि जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के लिए, ठीक है। क्या होता है कि पीएच में चेंज की वजह से जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें फोल्डिंग या अनफोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये अलग अलग डिग्री तक हो सकता है ना, चेंज होगा आपका पीएच, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में फोल्डिंग अनफोल्डिंग होगी, ठीक है। प्रोटीन टेंड टू बी मोस्ट स्टेबल एट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ओविंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, है ना। तो क्या होता है कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उस पर प्रोटीन जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और व्हेन ऑप्टिमम पीएच इज एडजस्टेड विद बफर एट रूम टेम्परेचर द पीएच में नॉट बी मेंटेन थ्रू आउट द लायोफिलाइजेशन साइकिल, थस प्रोटीन में एग्रीगेट, है ना। क्या होता है कि लायोफिलाइजेशन के टाइम पर प्रोटीन एग्रीगेट हो सकता है, ठीक है। लायोफिलाइजेशन मीन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ के वैल्यू, है ना। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको भी आप इसको भी सॉल्व करें, एस्टिमेशन ऑफ की जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो यहाँ तक आपका लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है ना। तो आप चाहें तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये भी इसी के अंदर आता है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। तो यहाँ तक जो हमने अभी तक पढ़ा है वो यहाँ तक आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अब हम एस्टिमेशन करेंगे कि इन वैल्यूज़ का, जो कि हमने के ई ए वगैरह पढ़े हुए थे, उनको एस्टिमेट कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन इज कंडक्टेड एट सेवरल टेम्परेचर, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिटर्मिन्ड एट डिफरेंट टाइम पीरियड एट ईच टेम्परेचर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो के है कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर डिटरमिन करेंगे, ठीक है। कैसे, हम क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर जो रिएक्टेंट है ए और बी मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे थे, है ना, तो एक टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालेंगे, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है ना। फिर हम एक टेम्परेचर पर निकालने के बाद फिर दूसरे टेम्परेचर पर यही करेंगे, टेम्परेचर चेंज किया, फिर हमने देखा कि रिएक्टेंट ए और बी का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो फिर इनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, काइनेटिक डाटा जिससे हमको मिलेगा, ठीक है। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक डाटा इज प्रोसेस्ड फॉर ऑल ऑर्डर्स फॉर ईच टेम्परेचर, है ना। तो हम 1 डिग्री 2 डिग्री या ज़ीरो ऑर्डर, सारे जो ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर डाटा को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स के वैल्यू आर कैलकुलेटेड फॉर ऑल टेम्परेचर, ठीक है। तो हम जो ऑर्डर निकालेंगे पहले रिएक्शन का, किस ऑर्डर में ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं,
ठीक है। और जो ग्राफ होगा उसके स्लोप से आपको जो के है वो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो ई ए की वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो इक्वेशन 3 है, कहाँ है, यहाँ पर 3 होगा ऊपर। जो इक्वेशन 3 है ये लॉग के इक्वल टू लॉग ए ई अपॉन 2.303, इसमें हमने क्या किया है कि जो ग्राफ है, हमने क्या किया है कि जो लॉग आपका के है और 1/t है, इसके बीच में हमने ग्राफ लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये आपका लॉग के है, लॉग के है और ये 1/t है, ये t है ना, ठीक है। ये t है ना, ये ये के अपॉन में है तो इसको 1/t ले लिया है, तो हमने इन दोनों के बीच में लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ लिया है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। जो नीचे बनी हुई है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हाँ ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इन दोनों के बीच में लॉग के और 1/t के बीच में हमने ग्राफ लिया है, ठीक है। तो इससे हमको डाटा जो ग्राफ मिला है वो नीचे दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। टू गेट अ लाइन वी नीड लॉग के वैल्यूज़ एट लीस्ट एट 3 टेम्परेचर, है ना। तो हमको कम से कम 3 टेम्परेचर पर लॉग के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर बेटर फिट डाटा एट मोर देन 3 टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 3 से ज़्यादा टेम्परेचर पर हमको वैल्यू लेनी पड़ेगी कम से कम, ठीक है। द स्लोप ऑफ लाइन इज़ नेगेटिव एंड द मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लॉग के, ठीक है, लॉग के और 1/t के बीच में हमने जब अपन ने ग्राफ लिया है तो इसका स्लोप जो है, देखिए यहाँ पर ये जो स्लोप है ये ई अपॉन 2.303 आर के बराबर है, ठीक है। तो इससे आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और जो आपका ये इंटरसेप्ट है, वाई पर इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है। तो ये जो वाई पे इंटरसेप्ट है इस लाइन का, वो लॉग ए की वैल्यू दे रहा है। लॉग ए मतलब ये आरएनएस जो को आपका फैक्टर था या फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन थी उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी ग्राफ से ही, है ना। तो इसके आगे हम देखते हैं कि हाँ, तो इसके आगे हम देखते हैं, इससे तो आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी और आपको आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हमने क्या किया है कि जो 2 टेम्परेचर है उस पर हमने ये जो रिएक्शन रेट है वो निकाली हुई है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर जो देख सकते हैं आप T2 है और ये यहाँ पर T1 है ना। 2 टेम्परेचर पर हमने वो फार्मूला 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो T1 के लिए हमने log K1 log A ई अपॉन 2.303 RT1 और log ये T2 टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर है उसके लिए log K2 log A माइनस ई अपॉन 2.303, इसको हमने 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया फिर log जो आपका ये वाला जो फार्मूला है इसमें से इस वाले फार्मूले को माइनस किया है, ठीक है। तो log K2 माइनस log K1, ठीक है, इक्वल टू log A, ठीक है, माइनस ई अपॉइंट 2.303 RT2 ये वाला, ठीक है। फिर माइनस ये वाला log A, ठीक है। तो माइनस और माइनस ये यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस है और हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का साइन यहाँ लग गया और यहाँ पर माइनस का साइन लग गया, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है माइनस और प्लस कैंसिल हो गई, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये माइनस क्यों नहीं हुआ, ये वाला जो ये है और ये वाला, क्योंकि ये माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, ये T1 है, ये T2 है ना। तो इसको हमने फिर नीचे कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना कि जब भी लॉग में माइनस होता है ना, लॉग, तो ये फार्मूला याद रखना, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, ये हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे ये वाला फार्मूला यहीं पे नीचे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा लॉग K2 अपॉन लॉग K1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये log a माइनस बी वाला फार्मूला लगा तो K2 अपॉन K1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो ई ए अपॉन 2.303 है वो 2 जगह पर है, दोनों जगह पर है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है आर वाला, आर तक,
ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको पोर्शन को कॉमन ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से ये कॉमन आ गया है, ठीक है इतना, और ये T1 माइनस T2 यहाँ पर ज्यों का त्यों हमने ले लिया है। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। log K2 अपॉन K1, ठीक है, log K2 अपॉन K1 E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। इसको हमने फिर से इसको शफल किया हुआ है, ये यहाँ पर माइनस करने के बाद ये 6 नंबर का फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। तो डाटा फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर आर सब्सटीट्यूटेड इन 6 एंड सॉल्व्ड फॉर ई ए, है ना। तो इस तरीके से आपको T1 और T2 की वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ से ई ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ई ए की वैल्यू को आप 4 या 5 किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको ए की वैल्यु या आरएनएस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर 4 या 5 में किसी में भी आप ई ए की वैल्यू जो मिली हुई है उसको पुट कर देंगे तो आपको ये लॉग ए की वैल्यू या आरएनएस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, लॉग के और आरएनएस इक्वेशन सारे। ये इफेक्ट है टेम्परेचर का ड्रग के डिकम्पोजिशन पर, है ना, किस रेट से चेंज होगी। तो मैंने इसको आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसमें अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें दिक्कत आती है तो आप इसको टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को यहाँ तक जो मैंने बताया मैकेनिज़्म तक यहाँ तक आप करके छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर 15 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको एस्टिमेशन ऑफ के और एस्टिमेशन ऑफ मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और यहाँ तक ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने सारी मैकेनिज़्म आपको समझाई हुई हैं और इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ये इसकी लैंग्वेज इजीली आपको समझ आएगी, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर कीजिए एंड ठीक है, ओके, थैंक यू।